नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है आज मध्य रात्रि से शुरू हो रहा है। हालांकि इसका सूतकाल जो है 4 बजे के बाद शुरू हो गया है, लेकिन ग्रहण जो है 11 बजे के बाद शुरू होगा। इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है हम आपको समाचारों में बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम यही दुआ कर रहे हैं कि इस महायुद्ध का ग्रहण जो है वो खत्म हो जाए और अमन का चांद निकले, क्योंकि इस वक्त जो विश्व के हालात हैं वो आपके सामने हैं और उस पर इस चंद्र ग्रहण का भी एक भारी असर पड़ने वाला है। डिटेल आपको समाचार में बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि आज जम्मू कश्मीर के DG पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़ीरो मिलिटेंसी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पे इनकाउंटर ज़्यादा हुए हैं, 40 से ज़्यादा इनकाउंटर जो है बॉर्डर पे हुए हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद है वहाँ पे, इसीलिए उनको एंटर नहीं करने दिया। अगर कोई कश्मीर के अंदर आया है तो वो वापस जिंदा नहीं गया। ये सब डिटेल्स उन्होंने बताई हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मिलिटेंसी फ्री हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, बहुत सुकून की बात है, तसल्ली की बात है। जिस दौर से शुरू किया था तब दिन रात कतरोगारत काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी और आज लगभग अमनो-मान का माहौल पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा है। जैसे मैं कहता हूं कि दुश्मन की साजिशें, चालें, जालबाजियां, कोशिशें अभी भी जारी रहेंगी। टेरर का क्राइम, जैसे मैंने कहा, 43 थाने जो हमने सेलेक्ट किए, 36 थाने पूरा साल टेरर फ्री रहे। 7 थाने जिनमें टेरर क्राइम हुआ, सिर्फ 7 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर हुआ। उसके अलावा 8 महीने पिछले पूरी तरह जो है वो अमन-ओ-मान का माहौल उन एरियाज़ के अंदर रहा। हमारे लिए लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना सबसे हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां जो जहां दिन और रात पत्थरों का खिलवाड़ है वो ख़त्म हो गया। जहां पर जो बंद की काल और बंद के ऊपर फिर लोगों का सब तरह की ज़िंदगी का ठप हो जाना, वो सिलसिला बंद हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कोई नहीं है। रिक्रूटमेंट का सिलसिला लगभग अब समझो ख़त्म होने पर आ गया है। ये सब चीजें अच्छे माहौल की देखी। लेकिन मसल एनकाउंटर इंडिकेशन देता है कि अभी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। अक्रॉस द बॉर्डर टेरर अटैक्स अभी भी हो रहे हैं। कि लोग पार से कोशिश करते हैं कि मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए, मगर एक इंडिकेटर और भी है। इस साल के सबसे ज्यादा एनकाउंटर बॉर्डर पे हुए, सबसे ज्यादा मिलिटेंट बॉर्डर पे मारे गए। हिंटरलैंड में 12-13 की तादाद है, जबकि बॉर्डर पे मरने वालों की 40 से ज़्यादा तादाद है। तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अगर बॉर्डर पे हुए तो इसका मतलब हमारी बॉर्डर की ग्रिड पहले से ज़्यादा स्तर के, पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर भी है कि हमारे बॉर्डर की कल बात करें, पाकिस्तान ने जिस तरह से फायरिंग की, नापाक हरकत की, कल रात फायरिंग नहीं हुई, लेकिन लोग जो है वहाँ के बॉर्डर एरिया के जितने भी लोग थे उन्होंने रात जो है बेचैनी में गुजारी। उन पता नहीं किस वक्त वहां से फायरिंग शुरू हो जाए। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। इजराइल हमास के बीच पिछले कई सप्ताह से युद्ध जारी है, जिसमें 7,500 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका से ईरान चिढ़ गया है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपना समर्थन इजराइल के लिए जारी रखेगा तो उसके खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। इजराइल हमास संघर्ष को 3 हफ्ते हो चुके हैं। दोनों ही तरफ से अब तक ये टकराव नहीं रुका है। हमास के हमले में इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। वहीं गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना के हमले में करीब 7,500 से ज्यादा की जान गई है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर ऐसे ही एक हमले में हमास आतंकी असीम अबू रकाबा की मौत हो गई है। यह बताया जा रहा है कि रकाबा हमास की उस यूनिट का प्रमुख था जिसने इजराइल में पैराग्लाइडर्स के जरिए आतंकियों को सीमा पार कराने की साजिश रची थी। अन्य सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद लोग दहशत में हैं। आईबी से लेकर एलओसी तक डर का माहौल बना हुआ है। हीरानगर से लेकर पुंछ तक सीमावर्ती इलाकों के लोग बंकरों और सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करने लगे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में वीरवार की तरह शुक्रवार की रात भी डर के साए में बीती।
लोगों ने घरों में बत्तियां तक नहीं जलाई। नारायण सिंह जी को याद करते हुए आज पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कर्नल नारायण सिंह स्मारक की स्थापना की गई। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शहीद के परिवारजनों की जो एक्स ग्रेशिया की रकम थी वो बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपए कर दी गई है। ग्रेचुटी अलग से कर दी गई है। शिक्षा, हॉस्टल, ट्यूशन, टेक्स्ट बुक्स और उसके अलावा कंप्यूटर्स जो उन्हें मुहैया करवाए गए हैं उसकी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। इसका सारा श्रेय उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदर्शिता को दिया। लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ाकर के 25 से 45 लाख कर दी गई, ग्रेचुटी अलग कर दी गई। शहीद परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा प्रावधान है, ट्यूशन फी भी दी जाएगी, हॉस्टल फीस भी दी जाती है। बच्चों को प्रतिवर्ष टेक्स्ट बुक्स किताबें खरीदने के लिए सामग्री का अलग से 2000 रुपया, उसके अलावा अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके लिए 25-35 हज़ार। कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा करता था जब किसी शहीद परिवार के बच्चों की पर्याप्त तौर पर देखरेख नहीं होती। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद इसकी चिंता की है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन, यदि किसी फौजी की प्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ जिसे हमें कहते हैं, तो 30% फैमिली पेंशन। लेकिन अगर किसी ऐसे कारण से उसकी मृत्यु होती है कि वो लड़ाई के मैदान में तो नहीं था लेकिन फौज से जुड़ी हुई किसी बीमारी का शिकार था, तो फैमिली पेंशन 60%, और यदि लड़ाई के दौरान होती है तो 100% तनख्वाह के बराबर। तो इतने बड़े क्रांतिकारी फैसले मोदी जी ने लिए हैं। इसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी। वार्ड नंबर 11 मल्होत्रा मोहल्ले की बात करते हैं तो यहाँ नालियों की इतनी बुरी हालत है, गलियों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ से निकलना भी दूभर हो गया है। नालियों का पानी सड़क पर आ रहा है, यानी कि गलियों में घुस गया और लोगों का वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बात की जाती है स्मार्ट सिटी की। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दावे किए जाते हैं ना स्मार्ट सिटी को लेकर, ये दावे, ये साफ तस्वीरें बिल्कुल सामने दिखा रही हैं जो पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इन दावों को खोखला कर। आपको सामने जो पिक्चर है, सामने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। मोदी जी बोलते हैं सफाई अभियान, ये सफाई अभियान में आज ये देखो पोजीशन क्या है। हमने देखो रास्ते में कैसे जाना है। ये मेन शहर है, बाजार में लोग बोलते हैं मंदिर वाला शहर, ये मंदिर वाले शहर की ये हालत है। आपके सामने आप भी देख सकते हैं, किसने जाना कैसे जाएं। करोड़ों रुपया अरबों रुपया कॉर्पोरेशन में पैसे खर्च रहा है। मेयर साहब कहाँ हैं, डिप्टी मेयर कहाँ हैं, कहाँ पे गए हैं जहाँ पे। सही बात है, करोड़ों रुपया जो है इस कॉरपोरेशन ने शायद अभी लगाया है, अरबों रुपया आया, आखिरकार कहाँ गया। ये तस्वीरें हम आपको जम्मू शहर से दिखा रहे हैं, बिल्कुल मेन बाजार से, कि आखिरकार किस तरह के हालात है। ये युवा यहाँ से निकलने में कई सारी दिक्कतें हैं। देखिए किस तरह से जो 2 व्हीलर्स पर है वो तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो ये मेन रास्ता जो है पुरानी मंडी से निकलता है और ये हालात है, पानी ही पानी और गंदा पानी नालियों का जो है समय सड़कों पर है। लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना, जो लोग पैदल यहाँ से चल रहे हैं उन्हें तो कई सारी दिक्कतों का। मैं कहूँगा जरा ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे कि जम्मू शहर किस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो वादे कर रही थी लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए। हालांकि शायद यहाँ तक स्मार्ट सिटी जो है वो नहीं पहुंची होगी, स्मार्ट जो इनका कंसेप्ट है वो इस इलाके तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन अगर कॉर्पोरेटर यहाँ तक है, अगर कॉर्पोरेटर इस इलाके में है, अगर इलेक्शन यहाँ पर हो सकती है, तो उसके बाद साफ सफाई जो है वो क्यों नहीं इस इलाके में हो सकती। इसीलिए हम ये आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार पीपी न्यूज़ लाइन आपको हर खबर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और 2 व्हीलर्स पर जो लोग जा रहे हैं वो तो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं उनका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लगातार
इजराइल हमास के बीच पिछले कई सप्ताह से युद्ध जारी है, जिसमें 7,500 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका से ईरान चिढ़ गया है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपना समर्थन इजराइल के लिए जारी रखेगा तो उसके खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। आज यानी शनिवार को 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण रात्रि 1:05 पर प्रारंभ होगा, जो कि 2:24 पर खत्म होगा। सूतक काल की बात करते हैं तो सूतक काल शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं महंत रोहित शास्त्री जी से, जो कि 28 अक्टूबर शनिवार को है और शनिवार देर रात्रि 1:05 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और इसी देर रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की रहेगी और यह ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। और ग्रहण का जो सूतक काल है शनिवार 28 अक्टूबर शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण काल में जो है सूतक काल में खाने पीने की वस्तुएं नहीं ग्रहण करनी चाहिए और ग्रहण के सूतक से प्रारंभ से ही पहले से ही जो है उसके आप खाने पीने की वस्तुओं में पानी में, सूखे अनाज में, अचार में, मुरब्बा में जो सूखी कुशा डाल दें, कुशा नहीं हो तो तुलसी के पत्ते डाल दें। और ग्रहण काल में विशेषकर गर्भवती महिलाओं में विशेष ध्यान रखना है और उन्होंने नाखून, बाल, फल, सब्जी आदि नहीं काटने चाहिए और एकांत में अपने कमरे में बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और चंद्रमा का जाप करें। एक पानी वाला नारियल अपने पास रख लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको जल प्रवाहित करें और ग्रहण काल में जो है हमें दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण है, आटा, चावल, दूध, चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जो है दान करनी चाहिए। यथाशक्ति कुछ भी आप दक्षिणा आदि दान करना चाहे वो करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और दूसरे दिन सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वह वस्तुएं दान में दें और ग्रहण में अपने इष्ट देव की आराधना करें। आपको जो भी मंत्र स्तोत्र आते हैं उनका पाठ करें। और ग्रहण जो है अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में घटित होने जा रहा है। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में हुआ है वह राहु, चंद्र और मंगल का जाप करें, उनके संबंधित वस्तुओं का दान करें। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मकर राशि के लिए ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। बाकी राशियों के लिए इतना सही नहीं रहेगा। वह सभी व्यक्ति चंद्रमा का दान करें, जाप करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें और घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, उनको भी जो है पूरा। जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट ने मदन लाल चलोत्रा को कार्यवाहक चेयरमैन ओबीसी मोर्चा नियुक्त किया और उम्मीद जताई कि ये अपना कार्य निष्ठा से करेंगे। दी है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस जिम्मेदारी को मतलब अपनी जितना हो सके मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए और खासकर जो ओबीसी तबका जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको इकट्ठा करके मैं पार्टी को मजबूत करने की जिंदाद मेहनत करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो मेरे साथी आए हैं और ख़ासकर जो हमारे दिल्ली से आए हैं नीरज देसाई जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे यहाँ ये मतलब वेलकम कर रहे हैं इसका। और आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार को भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।